नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रैप नोवा में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सीरीज़ में आज की ये वीडियो सिख संप्रदाय, मराठा राज्य एवं मुगल साम्राज्य के विघटन इस टॉपिक पर रहने वाली है। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे और हम आधुनिक भारतीय इतिहास में स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों 50 इम्पॉर्टेंट MCQs की ये वीडियो है और आप इसको ध्यान से देखिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने 50 क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कवर किया है, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन सिख संप्रदाय के, फिर उसके बाद 15 क्वेश्चंस मराठा राज्य से रिलेटेड रखे हुए हैं और 10 क्वेश्चन मराठा संघ और 10 मुगल साम्राज्य के विघटन से रिलेटेड है। तो इस तरह से 50 क्वेश्चंस का बाइफर्केशन किया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गुरु नानक देव ने संगत और लंगर की परंपरा का प्रारंभ किया। 2. गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि को व्यवस्थित एवं लोकप्रिय बनाया। 3. आदि ग्रंथ का प्रथम संकलन गुरु गोविंद सिंह ने करवाया था। तो इसमें कथन यदि हम 1 पे देखें कि गुरु नानक देव ने संगत और लंगर की परंपरा का प्रारंभ किया था, तो ये कथन एकदम ठीक है। तो दोस्तों सिख धर्म में जो गुरु नानक देव थे, उन्होंने संगत मतलब सामूहिक उपासना और लंगर यानी सामूहिक भोजन की परंपरा को शुरू किया था, जो आज भी आप गुरुद्वारों के अंदर देखते हैं। इस परंपरा को शुरू करने के पीछे उनका उद्देश्य था जाति पाति, ऊंच नीच और सामाजिक भेदभाव जो उस समय समाज में बहुत ज़्यादा चल रहा था, उसको समाप्त करके समानता और भाईचारे को बढ़ाना। कथन 2 है, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि को व्यवस्थित एवं लोकप्रिय बनाया। तो ये कथन भी दोस्तों सही है। इसी लिपि में आगे चलकर सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथों को क्या किया गया था, लिखा गया था। आदि ग्रंथ का प्रथम संकलन गुरु गोविंद सिंह ने कराया। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि जो आदि ग्रंथ था उसका प्रथम संकलन किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने। सोलह सौ 4 ईस्वी में। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का अंतिम और शाश्वत गुरु घोषित किया गया था। किसमें, गुरु ग्रंथ साहिब में। तो इसमें हमारे जो ऑप्शन सही हैं 1 और 2, ठीक है। यानी गुरु नानक देव ने लंगर परंपरा और संगत परंपरा को शुरू किया और गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि को व्यवस्थित एवं लोकप्रिय बनाया और आदि ग्रंथ का प्रथम संकलन गुरु अर्जुन देव ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस घटना ने सिख पंथ के सैन्यीकरण की प्रक्रिया को सर्वाधिक गति प्रदान की। ए. गुरु अर्जुन देव की मृत्यु। बी. अमृतसर की स्थापना। सी. गुरु अमरदास के सुधार। डी. लंगर व्यवस्था। तो सिख धर्म के जो सिख पंथ था उसके अंदर सैन्यीकरण की जो प्रक्रिया आई, ये आई गुरु अर्जुन देव की मृत्यु के पश्चात। यानी गुरु अर्जुन देव की जब शहादत हो जाती है तो सिख इतिहास के अंदर वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना मानी गई है। उसके बाद सिख पंथ एक धार्मिक संगठन न रहकर एक सैन्य शक्ति के रूप में विकसित हुआ और गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की, सिखों को शस्त्र धारण करने के लिए क्या किया, प्रेरित किया और इसीलिए सिखों की सैन्यीकरण की जो प्रक्रिया थी उसको सर्वाधिक गति मिलती है गुरु अर्जुन देव की मृत्यु के बाद। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से कथन ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना बैसाखी के अवसर पर हुई। 2. खालसा में प्रवेश के लिए अमृत ग्रहण करना अनिवार्य था। 3. खालसा की स्थापना के साथ गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों खालसा जो पंथ है, खालसा पंथ उसकी स्थापना 13 अप्रैल 1699 बैसाखी के दिन की गई। 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है। खालसा में प्रवेश के लिए अमृत ग्रहण करना अनिवार्य था। दोस्तों जो अमृत होता है उसको सिख धर्म में क्या माना गया है, अनुशासित, यानी अनुशासन का प्रमुख केंद्र। तो खालसा में जब आप प्रवेश करते तो आपको अमृत ग्रहण करना
अनिवार्य था। खालसा की स्थापना के साथ गुरु परंपरा समाप्त कर दी गई। तो दोस्तों, गुरु परंपरा का समापन खालसा की स्थापना के साथ नहीं हुआ था, बल्कि गुरु गोविंद सिंह जी जब थे तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने समय में गुरु ग्रंथ साहिब को क्या बनाया, अंतिम गुरु। गुरु ग्रंथ साहिब अंतिम गुरु घोषित किए जाते हैं और उसके बाद ये जो खालसा पंथ की स्थापना के समय जो गुरु परंपरा थी, इसको क्या कर देते हैं, ये समाप्त कर देते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को क्या बना देते हैं, ये गुरु, अंतिम गुरु घोषित करते हैं। यानी इसके बाद सिख धर्म, जो ये खालसा है सिख धर्म है, इसमें किसी भी गुरु की मान्यता नहीं थी। ये किसको गुरु मानने लग जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें ऑप्शन की बात करें यदि हम, तो इसका ऑप्शन है केवल 1 और 2 इसमें ठीक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 पेशवा प्रधानमंत्री, बी अमात्य वित्त विभाग, सी 3 सुमंत विदेश विभाग, 4 सेनापति न्याय विभाग। तो मराठा जो प्रशासन था उसके अंदर पेशवा का जो पद है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पद माना जाता था, जो कि कार्यकारी अधिकारी होता था। और अमात्य, अमात्य क्या होते थे, राज्य की आय और वित्त व्यवस्था का दायित्व संभालते थे। और सुमंत विदेश संबंध और कूटनीतिक मामलों के प्रभारी होते थे। और सेनापति, लेकिन सेना का जो प्रमुख होता था, सेनापति जो होता था वो किसका प्रमुख होता था, सेना का। तो इसके जो हमारा ये सही से नहीं मिला हुआ है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें भी उसको हम क्या कर देते, कट कर देते हैं, क्योंकि सेनापति सेना विभाग के प्रमुख होते थे। तो ये हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1, 2 और 3। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन भी कई बार एग्जाम में काम कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, चौथ एवं सरदेश मुखी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, चौथ सामान्यतः पड़ोसी राज्य से वसूला जाने वाला कर था। 2, सरदेश मुखी चौथ से अतिरिक्त कर था। 3, दोनों कर केवल मुगल क्षेत्रों से ही वसूले जाते थे। तो कथन 1 में हम बात करें कि चौथ जो था ये एक ऐसा कर था जिसको मराठा राज्यों ने अपने प्रत्यक्ष शासन से बाहर के प्रदेशों से सुरक्षा व आक्रमण न करने के बदले वसूल करते थे। तो किससे, अब ये किससे वसूल करेंगे भाई, उन पे आक्रमण कौन कर सकता है, उनके पड़ोसी राज्य कर सकते हैं या बाहर से आने वाला कोई कर सकता है। लेकिन बाहर से आने वाले से वो कर तो वसूलने नहीं चाहेंगे, वो तो अचानक ही आके आक्रमण करेगा। लेकिन पड़ोसी राज्यों से वसूल सकते हैं वो कर। तो वो क्या था, चौथ, जो पड़ोसी राज्यों से वसूला जाने वाला कर था। किसके बदले में, कि वो उनकी बाहर के प्रदेशों से क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे और आक्रमण नहीं करने के बदले वसूलेंगे। 2 था स्वदेश मुखी चौथ। स्वदेश मुखी चौथ से अलग से लिया जाने वाला कर था, जो कि सामान्यतः कुल राजस्व का कितना % होता था, 10% होता था, 10%। अब दोनों कर केवल मुगल क्षेत्रों से वसूले जाते थे, तो ये ऐसा नहीं है। चौथ और स्वदेश मुखी केवल मुगल नहीं बल्कि मराठों के प्रभाव वाले भी अनेक क्षेत्रों में वसूला जाता था, क्योंकि उनके पड़ोसी राज्य सभी मुगल तो नहीं थे मराठों के। तो ये कथन हमारा क्या है, गलत हो जाता है। तो अब ऑप्शन हमारे बचे 1 और 2, तो सही उत्तर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने मराठा शक्ति को नर्मदा के उत्तर तक प्रभावी रूप से विस्तारित किया था। ऑप्शन ए शिवाजी, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी माधवराव प्रथम। तो पेशवा बाजीराव प्रथम जो थे उन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके समय में मराठा शक्ति नर्मदा से उत्तर तक पहुंच जाती है और मालवा, बुंदेलखंड, दिल्ली क्षेत्रों में मराठों का प्रभाव स्थापित होता है। तो बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य का क्या माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ सेना नायक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, औरंगजेब की दक्कन नीति ने मुगल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाला। 2, जागीरदारी संकट मुगल पतन का एक प्रमुख आर्थिक कारण था। 3, नादिर शाह का आक्रमण मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिए गंभीर आघात था। तो निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो कथन 1 बात करें हम, तो औरंगजेब जो थे इनकी दीर्घकालीन दक्कन नीति ने मुगल साम्राज्य को क्या करा था, आर्थिक और सैन्य संसाधनों पर बहुत ज़्यादा
दबाव डाला था औरंगजेब की दक्कन नीति ने। बात करें कथन 2 में, तो जागीरों की कमी और मनसबदारों की बढ़ती हुई संख्या क्या थी? जागीरदारों तो कमी और मनसबदारों की बढ़ती संख्या ने मुगल साम्राज्य में क्या कर दिया था? एक जागीरदारी संकट को उत्पन्न कर दिया था। ऑप्शन 3 है नादिर शाह का आक्रमण। तो दोस्तों 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह आक्रमण करते हैं तो उस समय पे मुगल साम्राज्य की जो प्रतिष्ठा और सैन्य शक्ति थी वो गंभीर रूप से चोटिल होती है, वो उनकी इसको बहुत आघात पहुंचाते हैं। तो इसमें कथन हमारे तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर एक बार लिख देते हैं। नादिर शाह ने जो आक्रमण किया ये 1739 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा कारण मुगल साम्राज्य के विघटन का प्रत्यक्ष कारण नहीं माना जाता है? ए उत्तराधिकार युद्ध, बी मनसबदारी व्यवस्था का संकट, सी समुद्री व्यापार का विकास, डी प्रांतीय शक्तियों का उदय। तो मुगल साम्राज्य के विघटन का प्रत्यक्ष कारण नहीं मानते हैं किसको? उत्तराधिकार के लिए मुगल साम्राज्य में युद्ध हुए थे, मनसबदार और जागीरदारी व्यवस्था का संकट भी आया था क्योंकि जो अपने ये थे बढ़ते हुए इसके प्रभाव में जागीर की कमी हो रही थी और मनसबदार बढ़ रहे थे, तो उसकी संख्या से ये संकट आया था। समुद्री व्यापार का विकास ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष कारण मुगल साम्राज्य में नहीं मिलता क्योंकि सामुद्रिक व्यापार या उसकी नीतियों के बारे में हमने मुगल साम्राज्य में नहीं पढ़ा है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम प्रत्यक्ष कारण नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित का सही काल अनुक्रम क्या होगा? तो नादिर शाह ने आक्रमण कब किया भारत पे? 1739 ईस्वी में। खालसा पंथ की स्थापना होती है 1699 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में। और पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। किसके बीच होता है तीसरा युद्ध? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो अब इसका हम सही कालानुक्रम अगर सेट करेंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले होगी खालसा पंथ की स्थापना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, तो या तो ए में है या फिर सी में है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, यानी ऑप्शन 3, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी पहले खालसा पंथ की स्थापना, फिर औरंगजेब की मृत्यु, देन नादिर शाह का आक्रमण और उसके बाद तीसरा पानीपत का युद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सादत खां बंगाल, मुर्शिद कुली खां बंगाल, निज़ाम उल मुल्क अवध, अलीवर्दी खां हैदराबाद। तो मुर्शिद कुली खां जो थे वो बंगाल के प्रथम नवाब माने जाते हैं और उन्होंने बंगाल में नवाबी शासन की क्या रखी थी? नींव रखी थी मुर्शिद कुली खां ने। और सादत खां जो थे वो अवध के प्रथम नवाब थे। कहाँ के? अवध। और ये तो सही है। निज़ाम उल मुल्क जो थे, निज़ाम उल मुल्क हैदराबाद राज्य, ये निज़ाम उल मुल्क हैदराबाद। अलीवर्दी खां जो थे ये थे बंगाल से, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खां बंगाल के प्रथम नवाब माने जाते हैं, ये थे फर्स्ट नवाब। इन्होंने बंगाल में फिर नवाबी परंपरा का शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 11, गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की। 2, मीरी एवं पीरी की अवधारणा धार्मिक और सांसारिक सत्ता की समन्वय का प्रतीक थी। गुरु हरगोविंद सिंह के समय में सिखों का सैन्य संगठन प्रारंभ हुआ था। तो कथन 1 की हम बात करें तो अकाल तख्त की जो स्थापना हुई वो 1606 ईस्वी में गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा की जाती है अमृतसर में, जो कि सिखों की सांसारिक और राजनीतिक शक्ति का क्या मानी जाती है? प्रतीक माना जाता है अकाल तख्त को। 1606 ईस्वी में अकाल तख्त की स्थापना गुरु गोविंद सिंह करते हैं अमृतसर में। मीरी और जो पीरी थी इसकी अवधारणा भी गुरु हरगोविंद सिंह ही लेकर के आते हैं। मीरी का अर्थ होता है सांस्कृतिक सत्ता और पीरी का होता है आध्यात्मिक सत्ता। मीरी का तो होता है सांस्कृतिक और पीरी का धार्मिक मतलब आध्यात्मिक, तो ये इसके समन्वय का प्रतीक मानी जाती थी। गुरु हरगोविंद सिंह के समय से सिखों का सैन्य संगठन प्रारंभ होता है। तो दोस्तों जब गुरु अर्जुन देव की शहादत हो जाती है उसके बाद गुरु हरगोविंद सिंह ने ही सिखों के सैन्य संगठन की शुरुआत की और सिख पंथ का क्रमिक सैन्यकरण क्या होता है? शुरू हो जाता है। तो इसके ऑप्शन
तीनों ठीक है, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 12, बंदा सिंह बहादुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बंदा सिंह बहादुर के सबसे पहले है ए, उन्होंने सरहिंद पर अधिकार किया था। बी, उन्होंने भूमि सुधार संबंधी कदम उठाए। सी, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। डी, उन्होंने मुगल सत्ता को चुनौती दी। तो दोस्तों सी ऑप्शन कि उन्होंने खालसा पंथ, हमने पीछे पढ़ा कि खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में की थी। तो इसमें बंदा सिंह बहादुर का कोई रोल नहीं था, तो यानी कि ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, गुरु अर्जुन देव का बलिदान, खालसा पंथ की स्थापना, गुरु तेग बहादुर का बलिदान, गुरु गोविंद सिंह का निधन, इनको एक सही कालानुक्रम में स्थापना करते हैं। सबसे पहले बात करें गुरु अर्जुन देव के बलिदान की, तो 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव का बलिदान होता है। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में होती है और गुरु तेग बहादुर सिंह जी 1675 ईस्वी में इनका होता है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का निधन 1708 ईस्वी में होता है। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई? गुरु अर्जुन देव का बलिदान हुआ। फिर उसके बाद में आया गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान, फिर खालसा पंथ की स्थापना होती है, यानी कि 1, 3, 2, 4, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर को धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया? ए, गुरु रामदास, बी, गुरु अर्जुन देव, सी, गुरु हरगोविंद, डी, गुरु अमरदास। तो अमृतसर को सिख धर्मों का प्रथम जो धार्मिक केंद्र था उसको गुरु रामदास कहते हैं कि गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की, लेकिन इसके सिख धर्म के प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? गुरु अर्जुन देव को दिया जाता है। उन्होंने क्या कराया था? गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया था और इन्होंने क्या की थी? अमृतसर की स्थापना की थी। ठीक है, और हरमंदिर साहिब का निर्माण जिसने कराया वो थे गुरु अर्जुन देव। तो इसका सही जवाब है गुरु अर्जुन देव। हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया तो वो क्या था? धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। क्वेश्चन नंबर 15, सिख इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 1, अकाल तख्त गुरु हरगोविंद सिंह, आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव, गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद देव। तो इसमें हम बात करें जब 15 नंबर में अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह जी के द्वारा की जाती है। आदि ग्रंथ भी गुरु अर्जुन देव ने इसका संकलन कराया था और गुरुमुखी लिपि को विकसित करने का श्रेय भी गुरु अंगद देव को जाता है। तो गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया, यानी कि इसके ऑप्शन तीनों ही ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? ए, अष्टप्रधान परिषद सलाहकार निकाय थी। बी, पेशवा शासन का प्रधान अधिकारी था। सी, सेनापति न्याय विभाग का प्रमुख था। डी, अमात्य वित्त व्यवस्था को देखते थे। दोस्तों इसमें ऑप्शन सबसे पहले बात करें, अष्टप्रधान परिषद सलाहकार निकाय थी। तो शिवाजी का जो शासनकाल था उसमें उनकी परिषद में अष्टप्रधानों की परिषद थी जिसमें उनका सलाहकार रहते थे और पेशवा प्रधानमंत्री का काम करते थे। अमात्य जो होते थे वो वित्त व्यवस्था को देखते थे और सेनापति जो होता था वो किसका प्रमुख होता था? सेना का, ना कि न्याय विभाग का। तो ये कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था पर टोडरमल प्रणाली का प्रभाव था। शिवाजी ने जागीरदारी प्रथा को प्रोत्साहित किया। किसानों के हितों की रक्षा हेतु प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह की व्यवस्था अपनाई गई। तो शिवाजी की जो भू राजस्व व्यवस्था थी उस पर टोडरमल की भूमि मापन पद्धति का प्रभाव दिखाई देता है। टोडरमल कौन थे? ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने भूमि की जो पैमाइश का आधार का निर्धारण है वो टोडरमल प्रणाली को देखते हुए किया। शिवाजी ने जागीरदारी जो प्रथा थी उसको प्रोत्साहित नहीं किया था। उन्होंने प्रशासन को बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज केंद्रीकृत करने का प्रयास किया और अधिकारियों को किसका शुरू किया? अधिकारियों को वेतन देने की नीति अपनाई जिससे सामंतों का प्रभाव क्या हो जाए? सीमित हो जाए। तो जागीरदारी प्रथा को तो उन्होंने प्रोत्साहित नहीं किया। किसानों के हित की रक्षा के लिए उन्होंने डायरेक्ट राजस्व संग्रह की व्यवस्था अपनाई थी ताकि जो किसानों से डायरेक्ट राजस्व की वसूली हो और बिचौलियों की जो भूमिका है उसको क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। तो ऑप्शन 1 और 3 ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस दुर्ग पर तानाजी मालसुरे ने वीर गति प्राप्त की? ऑप्शन ए रायगढ़, बी सिंहगढ़, सी प्रतापगढ़, डी पन्हाला। तो सिंहगढ़ दुर्ग पर तानाजी मालसुरे ने वीरगति को प्राप्त किया था। जब सिंहगढ़ के किले पे तानाजी मालसुरे 1670 ईस्वी में जब ये वीरगति को प्राप्त होते हैं तो शिवाजी कहते हैं गढ़ आला पण सिंह गेला, अर्थात दुर्ग को तो जीत लिया लेकिन तानाजी चला गया। और ये घटना मराठा इतिहास में सबसे प्रसिद्ध वीर गाथाओं में से मानी जाती है सिंहगढ़ की। क्वेश्चन नंबर 19, मराठा संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सिंधिया का मुख्यालय ग्वालियर था, होलकर का मुख्यालय इंदौर था, भोंसले का मुख्यालय नागपुर था। तो दोस्तों इसके तीनों ही कथन ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पेशवा बाजीराव प्रथम के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए, उन्होंने तीसरे पानीपत युद्ध का नेतृत्व किया, बी, उन्होंने दिल्ली तक मराठों का प्रभाव बढ़ाया, सी, उन्होंने बेसिन की संधि की, डी, उन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया। तो बात करें जब हम पेशवा बाजीराव की, पेशवा बाजीराव 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के क्या रहते हैं, शासक रहते हैं। और इन्होंने मराठा साम्राज्य की जो प्रतिभा थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया था और उत्तर में इन्होंने इसका साम्राज्य उत्तर भारत तक अपना मराठा का साम्राज्य स्थापित किया था। इनके समय में मराठा शक्ति मालवा, बुंदेलखंड और दिल्ली तक पहुंच गई थी, मतलब इतना विस्तार किया था इन्होंने नर्मदा से दिल्ली तक। इन्होंने मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाया और मराठों को अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध और बेसिन की संधि और शिवाजी के जो ये हुआ था राज्याभिषेक, शिवाजी का राज्याभिषेक ये होता है 1674 ईस्वी में शिवाजी का। उसके बाद में फिर 1761 ईस्वी में होती है इनकी पानीपत का तीसरा युद्ध माना जाता है। और बेसिन की जो संधि थी वो 1802 में हुई थी। तो यानी कि पेशवा बाजीराव का शासन था 1720 से 1740 तक ही था। तो इसमें सही कथन कौन सा रहेगा? उन्होंने दिल्ली तक मराठों का प्रभाव बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 21, शिवाजी का राज्याभिषेक। तो 1674 ईस्वी में शिवाजी का अभिषेक रायगढ़ किले में होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में होता है। बेसिन की संधि 1802 में होती है और तृतीय आंगल मराठा युद्ध जो है ये 1817 और 18 में होता है। तो अब सही कालक्रम में इनको स्थापित करेंगे तो सबसे पहले बात आती है शिवाजी के राज्याभिषेक की, उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध, बेसिन की संधि और ये आंगल मराठा युद्ध 1, 2, 3, 4। आंगल मराठा युद्ध होने के बाद में क्या होता है, मराठा शक्ति का अंत हो जाता है और पेशवा के पद को समाप्त कर दिया जाता है। इसी युद्ध के बाद पेशवा का जो पद है ये समाप्त हो जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि पेशवा का पद समाप्त किस युद्ध के बाद? तो तृतीय आंगल मराठा युद्ध के बाद में पेशवा का पद समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मराठा प्रशासन से संबंधित नहीं था? ए चौथ, बी सरदेशमुखी, सी जजिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात हम करें जजिया कर की, तो जजिया कर जो था ये किसके द्वारा लगाया जाता था? मुगलों के द्वारा। तो जजिया कर मुगल शासकों के द्वारा किस पे? गैर मुस्लिम प्रजा से ये इसको वसूल करते थे। तो शिवाजी ने अपने प्रशासन में जजिया जैसी कोई व्यवस्था वो लागू नहीं किया था, तो ये मराठा से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 23, मराठा प्रशासन में सुमंत का प्रमुख कार्य था। ए विदेश नीति, बी न्याय, सी सेना, डी वित्त। तो मराठा प्रशासन में जो सुमंत थे उनका प्रमुख कार्य होता था विदेश विभाग को संभालना। जो विदेश विभाग का प्रमुख होता था उसको सुमंत बोलते थे। इनका काम था कि अनेक जो राज्य हैं अन्य उनके साथ में कूटनीतिक संबंधों को स्थापित करेंगे, संधियां करेंगे, विदेशी मामलों का संचालन करेंगे। तो ये इनका कार्य होता था, विदेश नीति का प्रमुख कार्य। क्वेश्चन नंबर 24, कथन है ए साहू के शासनकाल में पेशवा पद अधिक शक्तिशाली हुआ। बालाजी विश्वनाथ प्रथम वंशानुगत पेशवा थे। 3, मराठा संघ का विस्तृत नेतृत्व, वास्तविक जो नेतृत्व है वो धीरे धीरे पेशवाओं के हाथों में चला गया।
क्वेश्चन नंबर 24 का कथन एक सही है। साहू के शासनकाल में जो पेशवा का पद था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गया था और धीरे धीरे वास्तविक शासन पेशवाओं के हाथों में चला गया था। कथन दो है, बालाजी विश्वनाथ प्रथम वंशानुगत पेशवा नहीं थे, बल्कि उनमें उन्होंने क्या है, साहू ने उनको इनकी योग्यता के आधार पे पेशवा नियुक्त किया था। और बालाजी बाजीराव प्रथम जो थे, उनका पेशवा बनने से ये पद व्यवहार में वंशानुगत बन गया था। कैसे? जब बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा बने, किसने बनाया? साहू ने, उनकी योग्यता से। लेकिन फिर बालाजी विश्वनाथ प्रथम को बेटा हुआ बालाजी बाजीराव प्रथम, तो बालाजी बाजीराव प्रथम जो थे वो क्या थे? वंशानुगत थे। तीन है, मराठा संघ का वास्तविक नेतृत्व धीरे धीरे पेशवाओं के हाथों में आ गया। ये सही है। और छत्रपति जो थे वो केवल नाम मात्र के शासक रह जाते हैं। तो ऑप्शन तीनों ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सिंधिया ग्वालियर, होलकर इंदौर, गायकवाड़ बड़ौदा, भोंसले सतारा। तो मराठा संघ के जो प्रमुख घराने थे उसमें सिंधिया ग्वालियर से थे, होलकर इंदौर से थे, और गायकवाड़ जो थे बड़ौदा से थे, और भोंसले नागपुर से प्रमुख थे। और सतारा जो होता था वो छत्रपति का मुख्यालय था। सतारा क्या था? ये छत्रपति का मुख्यालय था। भोंसले नागपुर से थे, और ये तो इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मनसबदारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ गया। 2, जागीरों की कमी से प्रशासन प्रभावित हुआ। 3, उत्तराधिकार युद्ध ने केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया था। मुगल साम्राज्य के पतन में कथन एक सही है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था से भ्रष्टाचार बढ़ गए थे, और अनेक मनसबदार निर्धारित संख्या में सैनिक रखने के बजाय केवल क्या रखते थे? कागजी अभिलेखों में उनकी संख्या दर्शाते थे, जिससे प्रशासन और सेना दोनों कमज़ोर होने लग जा रहे थे। जागीर की कमी से भी क्योंकि मनसबदारों की संख्या बढ़ गई थी तो उतनी जागीरें उपलब्ध नहीं थी। अब जागीरों की कमी हो गई, तो जागीरों की कमी होने के कारण जागीरदारी संकट आया, तो मनसबदार और केंद्र सत्ता के बीच क्या होता है? असंतोष बढ़ जाता है। थर्ड है उत्तराधिकार। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, उसके बाद लगातार उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं, तो जिससे क्या होता है? केंद्रीय सत्ता वो कमज़ोर हो जाती है और प्रांतीय शक्तियों को उभरने का अवसर मिल जाता है। तो ऑप्शन तीनों इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, सैयद बंधुओं को किंग मेकर्स क्यों कहा जाता है? तो सैयद बंधु थे सैयद अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन अली। इनको इतिहास में किंग मेकर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल जो दरबार की राजनीति थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और अनेक मुगल सम्राटों को गद्दी पे बिठाने और हटाने का काम किया था। इस कारण इनको क्या बोलते हैं? किंग मेकर्स। कौन थे ये किंग सैयद बंधु? सैयद अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन अली खां। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय राज्य मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद उभरा? ए अवध, बी बंगाल, सी हैदराबाद, डी उपयुक्त सभी। तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अनेक शक्तिशाली राज्यों का, प्रांतीय राज्य जो थे उनका उदय होता है, जिसमें अवध, बंगाल, हैदराबाद ये सबसे प्रमुख माने जाते थे। इन राज्यों ने प्रारंभ से ही मुगल सम्राट की नाम मात्र की अधीनता स्वीकार की थी और अपना पूर्णतः ये अपने आप को स्वतंत्र रहते थे। इसलिए इन तीनों मुगल साम्राज्यों के विघटन के बाद उभरी ये प्रमुख शक्तियों के रूप में माने जाते हैं, अवध, बंगाल और हैदराबाद को। क्वेश्चन नंबर 29, नादिर शाह के आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ए मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गंभीर आघात पहुंचा। बी मराठा साम्राज्य का अंत। सी सिख साम्राज्य की स्थापना। डी अंग्रेजों का निष्कासन। तो दोस्तों हमने पढ़ा था जब 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण करते हैं तो मुगल साम्राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से वो गहरा आघात पहुंचता है, क्योंकि वो दिल्ली को लूटते हैं भारी मात्रा में, धन संपत्ति, मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो इस घटना के बाद मुगल साम्राज्य की जो प्रतिष्ठा थी वो पूरी तरह से क्या होती है? धूमिल हो जाती है, और उसकी कमजोरी पूरे भारत के सामने उजागर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अहमद शाह अब्दाली का भारत पे अंतिम आक्रमण किस युद्ध से संबंधित है? बक्सर, प्लासी, तीसरा पानीपत और करनाल।
तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे कई आक्रमण किए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा था? 1761 का, जो तीसरा पानीपत का युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में उन्होंने मराठों को हरा दिया और उत्तर भारत में मराठा शक्ति को भारी क्षति पहुंचाई। हालांकि मराठे उसके बाद पुनः संगठित होते हैं, लेकिन उनका जो युद्ध है ये इस बात को संदेश देता है कि अखिल भारतीय विस्तार को करने के लिए एक केंद्रीय शक्ति की आवश्यकता थी। तो अहमद शाह अब्दाली का भारत पे अंतिम आक्रमण, तीसरा पानीपत का युद्ध। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 में है एक औरंगजेब की मृत्यु, 2 नादिर शाह का आक्रमण, 3 बक्सर का युद्ध और पानीपत का युद्ध। तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में और बक्सर का युद्ध होता है 1764 में और पानीपत का युद्ध होता है 1761 में। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके साथ मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ और 1739 में नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया, दिल्ली को लूटा। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन अपने साथ ले जाते हैं लूट के। और 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की पराजय हुई और इनका मुगल अपना स्थापित हुई सत्ता। उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक स्थिति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो औरंगजेब की मृत्यु, फिर नादिर शाह का आक्रमण और उसके बाद तीसरा पानीपत का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, मुगल साम्राज्य के पतन का आर्थिक कारण कौन सा था? ए जागीरदारी संकट, बी राजकोषीय संकट, सी अत्यधिक सैन्य व्यय, डी उपयुक्त सभी। तो मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा आर्थिक कारण था राजकोषीय संकट। लगातार युद्धों, विशेषकर दक्कन अभियानों के कारण राजकोष पर भारी दबाव पड़ता है और जागीरदारी संकट, मनसबदार व्यवस्था की कमजोरी तथा बढ़ते सैन्य व्यय ने आर्थिक स्थिति को क्या कर दिया था? बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। इसीलिए दिए गए इसमें जो सभी कारण है, जैसे जागीरदारी संकट भी बढ़ा, राजकोषीय संकट बढ़ता है, अत्यधिक सैन्य व्यय होता है, तो ऑप्शन सभी इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट नहीं था? ए जहांदर शाह, बी फर्रुखसियार, सी मोहम्मद शाह, डी अलवर्दी खां। मुगल सम्राट नहीं था। तो जहांदर शाह, फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह, ये तीनों तो मुगल सम्राट थे, लेकिन अलवर्दी खां कौन थे? ये बंगाल के नवाब थे। तो इसमें ऑप्शन सही डी, उन्होंने बंगाल पे शासन किया था, इसलिए अलवर्दी खां मुगल सम्राट नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 34, बंगाल में स्वतंत्र नवाबी शासन का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां, बी अलवर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला। तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि मुर्शिद कुली खां जो थे ये बंगाल के प्रथम नवाब थे और इन्होंने यहाँ पे नवाबी परंपरा को शुरू कर दिया था और बंगाल की जो राजधानी थी उसको ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था इन्होंने। ढाका से मुर्शिदाबाद, ये भी आता है क्वेश्चन कि ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी किसने की? तो मुर्शिद कुली खां ने की। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 अवध सादत खां, 2 हैदराबाद निज़ामुल मुल्क, 3 बंगाल मुर्शिद कुली खां। तो सादत खां जो थे ये अवध के प्रथम नवाब थे और उन्होंने अवध में स्वतंत्र नवाबी शासन की स्थापना की। निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ जो थे ये हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे और मुर्शिद कुली खां बंगाल के प्रथम नवाब थे। तो इसमें तीनों ही युग्म हमारे सही हैं। किसने दिल्ली पर आक्रमण करके मयूर सिंहासन को ले गया? ए अहमद शाह, बी नादिर शाह, सी तैमूर, डी बाबर। तो दोस्तों नादिर शाह 1739 ईस्वी में आक्रमण करके मयूर सिंहासन को और कोहिनूर हीरा लूट के ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति ने राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया था? क्वेश्चन नंबर 37, तो दोस्तों जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रभुत्व की एक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। 1757 ईस्वी में एक प्लासी का युद्ध और 64 में बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद अंग्रेज जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की उसके द्वारा कोशिश करते हैं अंग्रेज। फिर पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी भारत आते हैं, लेकिन अंग्रेज जो थे वो सबसे ज़्यादा क्या निकले? शक्तिशाली बनकर उभरे। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, तीसरे पानीपत युद्ध ने मराठा विस्तार को अस्थायी रूप से रोक दिया। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों के विस्तार का मार्ग अपेक्षाकृत सुगम हो गया। तो इसके ऑप्शन दोनों ही सही हैं, क्योंकि तीसरा युद्ध जब होता है उसके बाद मराठा तो एकदम समाप्त हो जाता है उनका शासन और मराठों की इस पराजय से उत्पन्न जो राजनीतिक शून्यता थी उसी का लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती है
और अगले कई दशकों तक अंग्रेजों ने बंगाल, मैसूर और मराठों को पराजित कर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा मुगल पतन का सामाजिक कारण माना जाता है? साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार, धार्मिक असंतोष, यूरोपीय व्यापार, समुद्र शक्ति का अभाव। तो मुगल साम्राज्य के पतन के सामाजिक कारणों में धार्मिक असहिष्णुता और सामाजिक असंतोष प्रमुख माने जाते हैं, क्योंकि विशेषकर औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी उसके कारण जाट, सिख, राजपूत, मराठा जैसे अनेक समूहों में असंतोष बढ़ जाता है, जिसके कारण साम्राज्य की जो आंतरिक एकता थी वो कमजोर हो जाती है। और साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार राजनीतिक कारण था, जबकि यूरोपीय व्यापार आर्थिक और बाहरी कारण माने जाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है मुगल पतन के सामाजिक कारण की। तो सामाजिक कारण क्या माना गया? धार्मिक असंतोष। और साम्राज्य का जो अत्यधिक विस्तार था इसको माना गया है राजनीतिक कारण। ये भी आप ध्यान देंगे कि ऑप्शन में आपसे पूछ क्या रहा है, कौन सा कारण पूछ रहा है, ठीक है। और यूरोपीय व्यापार जो था ये क्या माना गया? आर्थिक और बाह्य कारण। तो ये भी ध्यान रखिए। हमसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है सामाजिक कारण, तो ऑप्शन क्या रहेगा? बी, धार्मिक असंतोष। क्वेश्चन नंबर 40, मुगल साम्राज्य के विघटन के संदर्भ में जाट शक्ति का प्रमुख केंद्र था? ए, भरतपुर, बी, आगरा, सी, दिल्ली, डी, अजमेर। तो मुगल साम्राज्य का जब पतन होता है उस समय जाट शक्ति अपने चरम पे रहती है और इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है भरतपुर को। राजा बदन सिंह और बाद में महाराजा सूरजमल के नेतृत्व में भरतपुर में एक शक्तिशाली जाट साम्राज्य का विकास होता है। और सूरजमल को जाटों का प्लेटू भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने जाट राज्य को एक संगठित और सुदृढ़ स्थापना दी थी। किसने दी थी? सूरज। इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस शासक के समय मराठों ने दिल्ली में निर्णायक प्रभाव स्थापित किया? ए, बहादुर शाह प्रथम, बी, मोहम्मद शाह, सी, शाह आलम द्वितीय, डी, फर्रुख सियार। तो इसका जवाब है क्वेश्चन नंबर 41 में शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में क्या था? मराठों ने दिल्ली की राजनीतिक क्षेत्र में अपना निर्णायक प्रभाव स्थापित किया था। कैसे? 1771 ईस्वी में महादजी सिंधिया इसके नेतृत्व में मराठों में शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली पे जो शासन स्थापित करते हैं, और उसके बाद कुछ समय तक दिल्ली दरबार पर मराठों का प्रभाव बना हुआ रह जाता है। और मुगल सम्राट क्या होते हैं? ये एक नाम मात्र के शासक रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, पेशवा पद प्रारंभ से ही वंश अनुगत था। साहू ने पेशवा की शक्ति बढ़ाई, शिवाजी ने पेशवा को सर्वोच्च शासक बनाया, पेशवा केवल धार्मिक कार्य करता था। तो इसमें ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, साहू। छत्रपति साहू के शासनकाल में पेशवा पद बहुत ही शक्तिशाली बन गया। साहू ने प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों का एक बड़ा भाग पेशवाओं को सौंपा, जिसका परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य का वास्तविक नियंत्रण पेशवाओं के हाथों में आ जाता है। पेशवा का पद प्रारंभ में वंशानुगत नहीं था, और शिवाजी के समय में पेशवा सर्वोच्च शासक भी नहीं होते थे, बल्कि ये प्रधानमंत्री होते थे। तो इसका सही जवाब है साहू ने पेशवा की शक्ति बढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित का सही काल अनुक्रम चुनिए। करनाल का युद्ध, बक्सर और प्लासी का युद्ध, तीसरा पानीपत का युद्ध। तो करनाल का युद्ध जो था ये 1739 ईस्वी में हुआ था, नादिर शाह और मुगलों के बीच में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 के होता है। करनाल का युद्ध होता है जब नादिर शाह मुगलों की सेना को पराजित कर देते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है, जिसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता भारत में स्थापित कर देते हैं। और प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। यहाँ भारत अंग्रेजी सत्ता की नींव रखते हैं प्लासी के युद्ध के बाद, और बक्सर के बाद वो स्थापित कर देते हैं। तीसरा पानीपत का युद्ध होता है 1761 ईस्वी में, जिसमें मराठों की क्या होती है? पराजय होती है। तो उसका सही कालानुक्रम हो गया, सबसे पहले करनाल का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, और ये तीसरा पानीपत युद्ध और बक्सर युद्ध, यानी कि 1, 3, 4 और 2। तो ऑप्शन ए इसका सही है।
क्वेश्चन नंबर 44, मराठा शक्ति के पुनरुत्थान का श्रेय सामान्यतः किसको दिया जाता है? ए माधवराव प्रथम, बी बाजीराव द्वितीय, सी साहू, डी बालाजी बाजीराव को। तो मराठा शक्ति के पुनरुत्थान का जो श्रेय है ये माधवराव प्रथम को दिया जाता है, क्योंकि तीसरे पानीपत के युद्ध की पराजय के बाद जो मराठों को पुनः संगठित किया, प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ बनाया और अपनी सत्ता को स्थापित किया था, ये माधवराव प्रथम ने किया था। निम्नलिखित में से किस घटना ने मुगल साम्राज्य की सैन्य कमजोरी को विश्व के समक्ष स्पष्ट किया? ए प्लासी का युद्ध, बी करनाल का युद्ध, सी पानीपत का तृतीय युद्ध, डी बक्सर का युद्ध। मुगल साम्राज्य की जो सैन्य कमजोरी थी ये करनाल के युद्ध के बाद विश्व के समक्ष स्पष्ट रूप से आ जाती है, क्योंकि करनाल के युद्ध में नादिर शाह क्या करता है? लूटपाट मचा के लेके जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, सिख मसलों के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ए बंदा बहादुर सिंह, बी रणजीत सिंह, सी गुरु गोविंद सिंह, डी हर सिंह नलवा। तो रणजीत सिंह को सिख मिसलों के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। सिखों की 12 प्रमुख मिसलें थीं। 18वीं शताब्दी में पंजाब क्षेत्र में शक्तिशाली सैन्य संगठन के रूप में इन मिसलों को इस्तेमाल माना जाता था और ये अपने शासन का संभालती थी। रणजीत सिंह ने अपनी सैन्य क्षमता, कूटनीति और नेतृत्व के बल पर धीरे धीरे सभी सिख मिसलों को एकीकृत किया और सिख साम्राज्य की स्थापना की 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह को क्या कहते थे? शेर पंजाब। शेर पंजाब भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा कथन सही नहीं है? ए औरंगजेब की दक्कन नीति ने मुगल संसाधनों पर दबाव डाला, बी नादिर शाह के आक्रमण से मुगल प्रतिष्ठा कमजोर हुई, सी मनसबदारी व्यवस्था मुगल पतन का कारण नहीं थी, डी प्रांतीय राज्यों का उदय मुगल विघटन का परिणाम था। तो उसका ऑप्शन सी, मनसबदारी व्यवस्था मुगल पतन का कारण नहीं थी। मुगल साम्राज्य के पतन के बहुत कारण थे, जिनमें मनसबदारी की व्यवस्था की कमजोरी भी शामिल थी, लेकिन केवल मनसबदारों को ही बोल दिया जाए कि इसके कारण मुगल पतन का जो वो था, पतन हुआ मुगलों का, तो ये सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस संधि ने मराठों की स्वतंत्र विदेश नीति को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? तो ए सालबाई की संधि, बी पुरंदर की संधि, सी बेसिन की संधि, डी देवगांव की संधि। बेसिन की संधि के बाद मराठों की जो स्वतंत्र विदेश नीति होती थी वो सबसे ज़्यादा प्रभावी हुई। बेसिन की संधि 1802 में हुई थी, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। और अंग्रेजों के बीच में ये बेसिन की संधि होती है। एक तरीके से पेशवा ने इसे अंग्रेजों की सहायक संधि के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं और मराठों की जो स्वतंत्र देश नीति थी वो समाप्त हो जाती है और अंग्रेजों को मराठा राज्य नीतियों में हस्तक्षेप करने का क्या मिल जाता था? अवसर मिल जाता है, यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों को एक्सेस दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, नंबर 1, मराठा संघ का एक केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं था। 2, पेशवा के अधीन प्रमुख मराठा सरदारों को पर्याप्त स्वायत्ता प्राप्त थी। मराठा जो संघ था वो एक केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं था, क्योंकि मराठा शक्ति का विकास होने के बाद ये एक संघीय व्यवस्था के रूप में विकसित हुई। पेशवा इसमें सर्वोच्च पद होते थे, लेकिन प्रमुख मराठा सरदार थे जैसे सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़, तो इन ये अपने अपने क्षेत्रों में क्या थे? स्वतंत्र थे। तो मराठा साम्राज्य को पूर्ण रूप से हम केंद्रीकृत नहीं कह सकते थे। इसका ऑप्शन दोनों सही, सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद भारतीय राजनीति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मुगल साम्राज्य का जब विघटन हो जाता है उसके बाद भारतीय राजनीति की सबसे प्रमुख विशेषता थी प्रांतीय शक्तियों का उदय और यूरोपीय हस्तक्षेप। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा शक्ति तो एकदम समाप्ति हो जाती है और अंग्रेजों को उसमें अपना मतलब यूरोपीय जो हस्तक्षेप है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर 18वीं शताब्दी में मुगल भी एकदम कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं और भारत में कई जो शक्तियाँ थी प्रांतीय उनका उदय होता है, जैसे मराठाओं, हैदराबाद का निज़ाम, बंगाल के नवाब, अवध मैसूर के नवाब, इन सब का। और उसके बाद भारतीय राजनीति में ये क्या करते हैं? अंग्रेजों के हस्तक्षेप को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। 1700 बेसिकली इसकी शुरुआत होती है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगल शक्ति एकदम कमज़ोर पड़ जाती है। फिर 1757 प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, फिर पानीपत का तीसरा युद्ध, तो बैक टू बैक जो ये वॉर होते हैं इससे इनका सेंट्रल कमांड तो बिल्कुल कमज़ोर ही पड़ जाती है।
तो ये थे क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब हो गया प्रांतीय शक्तियों का उदय और यूरोपीय हस्तक्षेप। तो 50 क्वेश्चन की दोस्तों ये एक वीडियो थी जिसके अंदर में हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टॉपिक्स को कवर किया था, और आज ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास की लास्ट वीडियो है। अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगी वो आधुनिक भारतीय इतिहास का शुरुआत होगी। तो दोस्तों आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में हम इससे पहले कि हम वीडियोज़ के अंदर उसके MCQs को डिस्कस करें, तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा उसके बारे में पढ़ के आएँ, ताकि आपको जब ये क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करें तो वो बेहतर समझ में आएगा। और इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री की पहले से मैं अपलोड कर चुकी हूँ सीरीज़, आज मिडाइवल की भी कंप्लीट हो गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।